को फंसाकर। आवाज सुनकर अयांश उस कमरे की ओर एक नजर देखता है और फिर दौड़कर घर के मेन दरवाजे तक जाकर उसे खोलता है। घर की सारी लाइट बंद होती है, जिन्हें जलाने के बजाय अयांश दौड़ते हुए कमरे में जाता है और अपने फोन को निकालकर उसकी लाइट जलाकर देखता है। एकांशी वहाँ टूटे टेबल के करीब बैठी अपने पैर को पकड़े सुबक रही होती है, जिसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही घबराहट के साथ ऊपर अयांश की ओर देखने लगती है। अयांश उस स्विच को एक नजर देखता है और फिर बल्ब की ओर देखकर एकांशी के करीब खड़ा हो जाता है। तब उसे एकांशी के पैर के तलवे में एक शीशा का टुकड़ा धंसा हुआ दिखता है, जिससे वहाँ से खून भी निकल रहा होता है। एकांशी अयांश को अपने सामने खड़ा देख अपने सिर को नीचे झुका लेती है और घबराहट के साथ कहती है, मैं यहाँ बस वो कमरे को देखने के लिए। एकांशी बोल ही रही होती है कि अयांश नीचे झुक जाता है और अपने एक हाथ को उसके कमर में और एक हाथ को गले में डालकर फर्श से उठाकर बेड तक ले जाने लगता है। अचानक अयांश के इस तरह उठाने से एकांशी डर जाती है और अपने आंखों को बंद किए हाथ से अयांश के शर्ट को पकड़ लेती है। उसके दिमाग में पिछली रात वाली घटना याद आने लगती है, जिससे उसके आंखों से आंसू की बूंद लुढ़कते हुए अयांश के हाथ पर गिरने लगते हैं, जिससे अयांश एकांशी के चेहरे की ओर देखता है। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है और आंखों से लगातार गिरते आंसू देख अयांश को भी कल रात की हुई घटना याद आ जाती है, जिससे वो अपने नजरों को एकांशी के चेहरे से मोड़ लेता है और बेड तक पहुंचने तक उसके चेहरे की ओर दोबारा नहीं देखता। बेड तक पहुंचकर अयांश एकांशी को धीरे से अपनी बाहों से उतार कर नीचे बैठा देता है और खुद नीचे बैठ उसके पैर को अपने हाथ से उठाकर शीशे को देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद अयांश उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एकांशी एक आह की आवाज के साथ अपने हाथ को अयांश के कंधे पर रख देती है, जिससे अयांश अपने हाथ को पीछे कर लेता है और कमरे के बाहर खड़े राघव को अंदर आने को कहता है। अयांश राघव के अंदर आने पर उसे एकांशी के पैर को दिखाकर कहता है, क्या तुम इस कांच को इसके पैर से निकाल सकते हो? राघव अयांश के बगल में बैठकर कहता है, यस बॉस। इतना कहकर राघव एकांशी के पैर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है और एक झटके में ही खींचकर उस शीशे को निकाल देता है। इसके बाद अयांश एकांशी के चेहरे की ओर देखता है और वहां से बाहर निकलने लगता है और राघव से कहता है, तुम मेरे साथ नीचे आओ। अयांश का हुक्म सुन राघव वहां से उठकर अयांश के पीछे चला जाता है और एकांशी अपने पांव पर पट्टी कर लेती है, जो उसे जाते वक्त अयांश ने दी थी। फिर वो अपने सिर को घुमाकर दरवाजे की ओर देखते हुए सोच रही होती है कि क्या मैं उनके कमरे में हूँ तो वो मुझे फिर से डांटेंगे और यहाँ रोशनी क्यों नहीं है। इधर अयांश नीचे पहुंचकर हॉल की लाइट जलाता है और राघव से गुस्से में कहता है, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं लगती क्यों? राघव अयांश के पीछे चलते हुए बोला, मैंने कसम से फोन किया था, लेकिन वो नहीं आते तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अयांश मुड़कर राघव की ओर गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए कहता है, तुमने देखा दर्द हो रहा था उसे? राघव 2 कदम पीछे जाते हुए बोला, लेकिन स्विच और पैर में कांच लगने में ताल्लुक क्या है? अयांश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुमने देखा नहीं, उस कमरे में रोशनी नहीं है। मुझे कल सुबह 8 बजे तक उस कमरे की सारी बिगड़ी हुई चीजें सही मिलनी चाहिए। राघव अयांश के गुस्से से डर कर बोला, ओके सर, मैं कल सुबह ही सब कुछ ठीक करवा दूंगा। आप कहे तो मिसेज आदित्य को उस कमरे से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूं। अयांश आंखें बंद कर गुस्से को पीते हुए बोला, गेट आउट और सुबह अपनी शकल दिखाने से पहले सब कुछ ठीक करवा देना, वरना 8:01 पर खुद ब खुद इस नौकरी को छोड़ के चले जाना। अयांश के गुस्से को देख राघव हाँ में सिर हिला देता है और लंबे लंबे कदमों के साथ मेंशन से निकल जाता है। राघव को जाता देख अयांश वही सोफे पर बैठ जाता है और टीवी ऑन कर कभी टीवी की ओर तो कभी अपने कमरे की ओर देख रहा होता है। काफी देर वैसे ही देखते रहने के बाद अयांश उठकर किचन में जाता है और खाने के लिए फ्रिज में कुछ देखने लगता है, लेकिन कभी भी घर पर ना खाने की वजह से फ्रिज बिल्कुल खाली होता है, जिससे अयांश सिर्फ कॉफी बनाकर वापस सोफे तक आ जाता है और टीवी देखने लगता है। कॉफी पीते हुए ही उसे ख्याल आता है कि किचन में तो कुछ भी नहीं है खाने को, फिर उस लड़की ने क्या खाया होगा? क्या वो सुबह से भूखी है? इतना सोच अयांश अपने फोन में वक्त देखता है। रात के 1 बज रहे होते हैं, जिससे अयांश टीवी को बंद कर कॉफी को वही टेबल पर रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। एकांशी भी अयांश के काफी देर तक ना लौटने पर दरवाजे की तरफ देखते हुए ही सो चुकी होती है, जिसे देखकर अयांश बिना कोई आवाज किए अपने कबर्ड से नाइट सूट निकालता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही देर में जब अयांश कमरे में वापस आता है तो अपने फोन के रोशनी में देखता है कि एकांशी खुद को समेटे सो रही थी, जिससे अयांश एसी के तापमान को बढ़ाता है और खुद पलंग के दूसरे पाले की ओर लेट जाता है।
लेटकर वो एकांशी के चेहरे को खिड़की से आती चांद की मध्यम रोशनी में देखता है और सोचता है, क्या हुआ था उस रात? मैंने एक गिलास जूस पिया और फिर मैं एक कमरे में गया, लेकिन तुम कैसे आई वहाँ? क्या चाल खेल रही थी तुम मेरे साथ? मैं पता करके रहूंगा इस मासूम से चेहरे के पीछे छुपी चालाक लड़की का मकसद। इसके बाद वो खुद से कहता है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम भी कुछ साजिशों से अनजान थी और जबरदस्ती इन सब में घसीट ली गई हो। इसके बाद वो अपना फोन उठाता है और राघव को मैसेज करता है, जब बड़े पापा की बर्थडे पार्टी हुई थी, मुझे उस टाइम की सारी छोटी बड़ी जानकारी चाहिए, और हाँ, कल सुबह आते हुए कुछ खाने के सामान को लेते आना। काफी रात होने की वजह से राघव मैसेज को नहीं देखता, जिससे अयांश भी फोन नीचे रख देता है और एकांशी की ओर पीट करके सो जाता है। सुबह के 4 बजे जब एकांशी की आंख खुलती है तो अपने बगल में अयांश को सोता देखकर वो सहम जाती है और कुछ देर अयांश को देखते रहने के बाद धीरे धीरे बेड से उतरकर अपने जख्मी पैर से लंगड़ाते हुए कमरे से निकलकर नीचे किचन में चली जाती है। वहाँ उसकी नजर फर्श पर बिखरी कॉफी पर पड़ती है, जिसे देख एकांशी अपने लंगड़ाते हुए पैर के साथ उसे साफ करती है और साफ करने के बाद कुछ खाने लायक ढूंढती हुई फ्रिज को खोलती है, लेकिन वहाँ कुछ भी ना होने की वजह से वो एक गिलास पानी पीती है और वही दीवार से लगकर नीचे बैठ जाती है। बैठने के साथ ही उसे तेज भूख का एहसास होता है, जिससे वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है और मन में सोचती है, इतनी तेज भूख का एहसास क्यों हो रहा है मुझे? मैंने अभी अभी पानी पिया है फिर भी। एकांशी वही अपने पेट पर हाथ रखे बैठी होती है कि उसकी नजर अपने पैर पर जाती है, जिससे उसे याद आता है कि कैसे रात में अयांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और उसके पैर से कांच के टुकड़े को निकालने की कोशिश करते हुए डर रहा था। याद आते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर जाती है और वो वहाँ से उठकर हॉल के सोफे तक आकर उस पर सो जाती है। लगभग 6 बजे के आसपास अयांश की नींद उसके फोन बजने से खुलती है, जिसे उठाकर अयांश अपने कान पर लगाता है और नींद में ही कहता है, अयांश स्पीकिंग। फोन के दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आती है, मुझे लगा था वक्त का पाबंद अयांश आदित्य 6 बजे तक उठ जाता होगा। खैर, मैंने ये बताने को फोन किया था कि मैं जल्द ही इंडिया आ रही हूँ, सो अपना कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, मुझसे शादी करो या कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तें पूरी करना। अयांश अपनी आंख पूरी तरह खोल कर बोला, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे अपनी सारी बातें अच्छे से। अयांश बोल ही रहा होता है कि फोन कटने की आवाज आती है, जिससे वो फोन को अपने कान से हटा कर देखता है और उसे बेड पर फेंक देता है। तब उसकी नजर पलंग के दूसरे पाले की ओर पड़ती है, जिस पर एकांशी नहीं होती, जिससे वो कमरे में इधर उधर देखता है और फिर बेड से उतर अपने स्लीपर्स पहनकर बाथरूम की ओर देखता है, वो भी खुला होता है। फिर वो चलते हुए कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक जाता है और ऊपर से ही पूरे हॉल में अपनी नजर दौड़ाता है। तब उसे सोफे पर एकांशी सोई हुई दिखाई देती है। एकांशी को सोता देख अयांश मुड़कर अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि उसे डोर बेल की आवाज आती है, तो वो नीचे उतरकर दरवाजे को खोलता है। दरवाजे पर राघव एक लड़के के साथ खड़ा होता है, जिसे वो इलेक्ट्रिशियन बताता है और उसे कमरे की ओर लेकर जाने लगता है। अयांश भी उन दोनों के पीछे जाता है और कुछ देर तक कमरे में खड़ा इलेक्ट्रिशियन को काम करता देखता रहता है। वो बताता है कि बल्ब फ्यूज हो गया है, जिसकी वजह से ये बुझ गया होगा और स्विच मैंने ठीक कर दिया है। इतना कहकर वो अपने पैसे लेता है और मेंशन से निकल जाता है। इलेक्ट्रिशियन के जाते ही अयांश राघव से कहता है, एक काम करो, कुछ नाश्ता और दोपहर का खाना ले आओ, उस लड़की ने कल से कुछ नहीं खाया है। राघव अयांश की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन खाने में मैं क्या ले आऊं? क्या कोई ऐसी डिश है जो मिसेस आदित्य को पसंद हो? अयांश कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे नहीं पता, पास वाले रेस्टोरेंट में जाओ और जो कुछ भी वहाँ मिलता है सब ले आओ, और लड़कियों वाले कुछ कपड़े भी ले आना, उसके पास कपड़े नहीं है। अयांश की बात सुन राघव हाँ में सिर हिला देता है और जाते जाते सोचता है, मुझे तो यकीन है मिसेस आदित्य ही वो लड़की है जो आपके अंदर की नफरत को खत्म कर प्यार भरेगी। राघव के जाने पर अयांश एकांशी के पैर से निकाले गए शीशे को उठा लेता है और उसे डस्टबिन में डाल अपने कबर्ड से एक सूट निकालकर बाथरूम में चला जाता है। इधर एकांशी भी डोर बेल की आवाज से जाग चुकी होती है और उठकर वही सोफे पर बैठी अपने बालों के जूड़े को खोल देती है, जिससे उसके बाल कमर तक फैल जाते हैं और कंघा ना करने से कुछ उलझ भी गए होते हैं। शावर लेने के बाद अयांश अपने सूट को पहनता है और अपने बालों को सेट कर ड्रॉर से एक महंगी घड़ी निकालकर अपने हाथ में बांधता हुआ कमरे से निकल जाता है। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नजर एकांशी पर पड़ती है, जो अपने उलझे बालों को उंगलियों से सुलझा रही होती है और खींचने पर थोड़ा सिर उधर ही झुका लेती है।
क्या धीरे धीरे सारी असलियत आएगी अयांश के सामने? क्या राघव का सोचना सही है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एकांशी को देखते हुए अयांश अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ से लैपटॉप और कुछ फाइल्स लेकर हॉल में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ अपने लैपटॉप को खोल कुछ टाइप करने लगता है। टाइपिंग की आवाज सुन एकांशी अपने सिर को मोड़कर उस ओर देखती है। बिल्कुल सीधे बैठे हुए अयांश अपने लैपटॉप में जल्दी जल्दी टाइपिंग करता हुआ स्क्रीन में ही देख रहा होता है। हॉल की सारी खिड़कियां बंद होती है जिससे वहाँ ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन लैपटॉप के जलते स्क्रीन से आती रोशनी अयांश के चेहरे पर ही पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा दिलकश लग रहा था। एकांशी तब तक अयांश को देखती रहती है जब तक दरवाजे से घंटी की आवाज नहीं आ जाती। अचानक आवाज आने से एकांशी अयांश से अपनी नजर हटाकर घबराहट के साथ उठकर खड़ी हो जाती है, जिससे उसके हाथ से लगकर वहाँ टेबल पर अयांश के द्वारा रखा हुआ कप नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। टूटने की आवाज सुन के अयांश एकांशी की ओर देखता है और बिना किसी प्रतिक्रिया के उठकर चलते हुए दरवाजे तक चला जाता है। दरवाजा खोलने पर उसे अपने हाथों में कई सारे झोले लिए हुए राघव नजर आता है, जो ऐसे हाँफ रहा होता है जैसे दौड़ कर आया हो। अयांश एकांशी की ओर एक नजर देख राघव की ओर देखते हुए कहता है, जो इस वक्त के लिए लाए हो उसे टेबल पर लगा दो और जो दोपहर के लिए है उसे फ्रिज में डाल दो। और हाँ, जो कपड़े लाए हो वो उसे देकर कहो कि शावर लेकर पहन ले। कहते हुए अयांश अपने लैपटॉप तक जाता है और उसे उठाकर बाहर गार्डन की ओर बढ़ जाता है। राघव अयांश को देखते हुए नाश्ते को टेबल पर लगाने से पहले एकांशी के पास जाता है और उसे एक बैग देते हुए शावर लेने और इसे पहनने को कहता है। एकांशी के बैग लेते ही राघव नाश्ता लगाने चला जाता है और एकांशी उस टूटे कप को उठाने के लिए झुकी ही होती है कि उसके कानों में अयांश की आवाज आती है, जिससे वो अपने सिर को उठाकर अयांश की ओर देखती है, जो उसी के ओर देखते हुए कह रहा होता है, उसे छूने की जरूरत नहीं है, शावर लो और नाश्ता करो। फिर वो राघव की ओर देखकर कहता है, अगर तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया हो तो मुझे ऑफिस ले चलो। राघव अयांश की ओर देखकर बोला, ओके सर। इतना कहकर राघव एकांशी से खाना एंजॉय करने को कहता है और अयांश के साथ बाहर चला जाता है। अयांश और राघव को बाहर जाता देख एकांशी उस बैग को उठा लेती है और दरवाजे तक जाकर उसे लॉक करने के बाद ऊपर अयांश के कमरे में चली जाती है। एकांशी फ्रेश होकर राघव के लाए हुए कपड़े को पहन लेती है और वापस हॉल में आकर ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करते हुए उसे अपने इंदौर के घर में बिताए लम्हे याद आ जाते हैं, जिससे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि आज वो इन हालातों में कैसे फंसी जहां उससे हर कोई नफरत करता है। रोज की तरह ही आज भी एकांशी सुबह उठकर अपने माँ पापा के लिए नाश्ता बनाकर कॉलेज के लिए निकल ही रही होती है कि उसे अपने दरवाजे पर वही गाड़ी वाला नक्श दिखाई देता है, जो उस दिन की तरह ही उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एकांशी को उसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता और वो अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़कर अपने कार के पिछले सीट पर जाकर बैठते हुए अपने ड्राइवर से चलने को कहती है। कॉलेज पहुंचकर एकांशी अपने कार से उतरकर कॉलेज में जा ही रही होती है कि उसे पीछे से आवाज आती है, हेलो मिस, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? एकांशी आवाज सुनकर बिना मुड़े ही कहती है, मुझे ये सब नहीं पसंद, दोबारा मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर एकांशी कॉलेज में चली जाती है और नक्श वही खड़ा उसे जाते तब तक देखता रहता है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। एकांशी की बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती है और वो दोबारा उसके पीछे नहीं जाता। लेकिन एक दिन जब एकांशी एक कैफे में बैठी अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, तब उसके टेबल पर कुछ लड़के आकर बैठ जाते हैं और उससे कुछ उटपटांग बातें करने लगते हैं, जिससे एकांशी वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी उसमें से एक लड़के ने एकांशी का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा लिया और उसके गालों को छूते हुए उससे बदतमीजी करने लगा। वहीं बाकी लड़के उस लड़के की हरकत पर हंस रहे थे। ये सब खुद के साथ होता देख एकांशी बिल्कुल डर गई और उसने उस लड़के से उसे छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन लड़कों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एकांशी के बाजू पर अपने हाथ से सहलाने लगे। एकांशी की आंखों से लगातार आंसू की बूंदें नीचे गिर रही थी और कैफे में बैठे सभी लोग खुद में ही बातें किए जा रहे थे। ये सब तो इनका रोज का धंधा हो गया है। किसी मासूम लड़की को देखते ही इनकी बदमाशी चालू हो जाती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जिसने लड़की को पकड़ रखा है वो एमएलए का बेटा है, निहायत घटिया लड़का है। कैफे में गुनगुनाहट सुन उन लड़कों में से एक ने कैफे में बैठे सभी लोगों पर नजर डाली, जिससे कैफे बिल्कुल शांत हो गया। इधर डर और घबराहट से एकांशी के हाथ पांव ठंडे होने लगे, जिससे उसके माथे पर पसीने की बूंद उभर आई।
जिसे देख लड़के हंसने लगे। तभी कैफे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो लड़के दरवाजे की ओर ही देखने लगे। दरवाजे पर दो लड़के अयांश और नक्श अच्छे सूट बूट में आंखों पर चश्मा लगाए खड़े थे, जो एक साथ ही चश्मे को अपनी आंखों से उतार कर कैफे को देख रहे थे। इतना शांत कैफे देख नक्श अयांश से उन बदमाश लड़कों की ओर देखते हुए कुछ कहता है और दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल शांत कैफे में एकांशी के सुबकने के अलावा उन लड़कों की एकांशी के साथ बदतमीजी करने की ही आवाज आ रही होती है, जिससे नक्श और अयांश घूमकर उस ओर देखते हैं। देखते ही दोनों एकांशी को पहचान लेते हैं और उसके डर से पीले पड़ चुके चेहरे को देख नक्श उठकर उन लड़कों के पास गुस्से में जाता है और उनसे कहता है, लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम सबका थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। नक्श की आवाज सुन एकांशी उस ओर ही देखने लगती है, लेकिन जल्द ही उसके कानों में एक आवाज आती है, तू हमारा थोबड़ा बिगाड़ेगा, जानता भी है हम कौन है। एक लड़का खड़ा होकर कहते हुए नक्श के कॉलर को पकड़ लेता है। नक्श कॉलर पकड़ने पर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये सब देख बाकी लड़के खड़े होकर नक्श को घेर लेते हैं और उनमें से एमएलए का बेटा कहता है, तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आशिक है क्या इस छुईमुई सी लड़की का? जबान संभाल के बोलो। नक्श एकांशी की ओर देखते हुए कहता है, जिससे एकांशी भी नक्श की ओर देखने लगती है। तभी एक लड़का नक्श के चेहरे पर मुक्का मार देता है, जिसे देख एकांशी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अयांश ना कुछ प्रतिक्रिया के वही अपने जगह पर शांति से कॉफी पी रहा होता है। मुक्का पड़ने पर नक्श के होठों के किनारे से खून आने लगता है, जिसे नक्श अपनी उंगली को होठों तक लेकर छूता है और मुड़कर उस लड़के के हाथ को पकड़कर मोड़ने लगता है। लेकिन बाकी लड़के उसे पकड़कर पीछे करते हुए उसे मारने लगते हैं, जिसे देख एकांशी आगे बढ़कर उन लड़कों का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के उसे धकेलकर नक्श को पीटना जारी रखते हैं। धकेलने पर एकांशी गिर जाती है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है और वो अपने हाथ को देखने लगती है। उधर मार खाते हुए नक्श चिल्ला कर कहता है, भाई यार बचाओ मुझे, शर्म नहीं आ रही आपको? आपका भाई यहाँ पिटाई खा रहा है और आप वहाँ सैंडविच ठूस रहे हो। पंगा तूने लिया है तो मार भी तू ही खाएगा, ना कि मैं। अयांश बिना देखे कह देता है। तभी वो लड़के नक्श के पेट में घुसे मारते हैं, जिससे नक्श के मुंह से खून आने लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अयांश गिरने की आवाज सुनकर पीछे देखता है और अपनी जगह से उठ नक्श के पास जाकर उसे उठाता है। नक्श को उठाने के बाद अयांश उसे एक कुर्सी पर बैठाकर पानी देता है और अपने कोट को निकालकर वही टेबल पर रखते हुए पीछे मुड़कर उन लड़कों की ओर गुस्से से घूरता है। अयांश को खुद की ओर घूरता देख वो लड़के हंसने लगते हैं और उनमें से एक बोल पड़ता है, एक भाई तो पिट चुका, अब दूसरा भी तैयार है, चलो इसे भी बॉडी मसाज देते हैं। बेचारे को अपना सुंदर सा मुखड़ा पसंद नहीं आ रहा, इसकी मरम्मत हमसे करवाना चाहता है। इतना कहते हुए वो लड़का अयांश को मारने के लिए दौड़ कर आता है, लेकिन अयांश उसे एक मुक्का मारता है और वो वहीं रुककर अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। लेकिन अयांश नहीं रुकता और उसके सिर के बाल को पकड़कर उसके पेट में घुसा मारने लगता है। अपने साथी को मार खाता देख बाकी लड़के भी वहां आ जाते हैं और अयांश पर वार करने लगते हैं, लेकिन अयांश सबको मारता हुआ फर्श पर गिरा देता है। सभी लड़के नीचे फर्श पर गिरकर अपना हाथ पांव पकड़कर अजीब अजीब चेहरा बना रहे होते हैं, जिसे देखकर कैफे में बैठे सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और एकांशी अयांश के शर्ट के ऊपर से उभरते बाजुओं को देखती की देखती रह जाती है। उसे अयांश ऊपर से नीचे तक अपने सपनों का राजकुमार जैसा लगता है, जिससे वो काफी देर तक उसके चेहरे को देखती हुई मन में सोचती है, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा। क्या तुम यही बैठी रहोगी? तुम कहो तो तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नक्श उठकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है। नक्श की आवाज सुन एकांशी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और नक्श की ओर एक नजर देखते हुए कहती है, आप दोनों ने मेरे लिए इन बदमाशों से झगड़ा मोल लिया, उसके लिए माफी चाहूंगी और आप दोनों का शुक्रिया भी करना चाहूंगी। लेकिन मैंने अपने ड्राइवर को मैसेज कर दिया है, वो आते ही होंगे, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। नक्श एकांशी के करीब खड़ा होकर बोला, लेकिन हमें परेशानी नहीं होगी मिस एकांशी राठौड़। एकांशी अपना नाम बताती है और कहना जारी रखती है, नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप दोनों परेशान मत होइए और फिर से आप दोनों का शुक्रिया। तभी अयांश अपने कोट को लेते हुए नक्श से बोला, अपना नाटक खत्म करो और चलो वरना मैं चला जाऊंगा। नक्श अयांश की ओर देखकर बोला, भाई इसे कहो ना, हम इसे छोड़ देंगे। अयांश एकांशी की ओर बिना देखे बोला, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी उसकी कार आ गई होगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ कार में चलना हो तो 30 सेकंड में मुझे कार में मिलो, वरना मैं चला जाऊंगा।
और तुम्हें पैदल आना पड़ेगा। इतना कहकर अयांश अपनी आंखों पर चश्मा लगाता है और कैफे के बाहर निकल जा है। भाई भी ना, खैर क्या हम आगे भी मिल सकते हैं? नक्श एक मुस्कान के साथ एकांशी से पूछता है। आपको 30 मिनट नहीं, बस 30 सेकंड मिला है। कहते हुए एकांशी थोड़ा मुस्कुराती है और चलते हुए कैफे से निकल जाती है। उसकी कार भी आ चुकी थी, जिससे वो कार में बैठकर खिड़की से अपना सिर निकालकर अपने कार के पास खड़े अयांश को देखती है और एक मुस्कान के साथ ड्राइवर से कहती है, चलिए काका घर ले चलिए। नक्श भी कैफे से बाहर आकर अयांश को घूरता है और उससे कहता है, आप बैल है क्या? अयांश हैरानी से बोला, क्या? तुमने मुझे अभी अभी बैल कहा है? नक्श गुस्से में बोला, हाँ क्योंकि आप हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा था वो लड़की कितनी खूबसूरत थी, वो मुझसे इम्प्रेस भी हो गई थी, लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया। अयांश कार का दरवाजा खोल उसमें बैठते हुए बोला, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। नक्श कार के बैक सीट पर बैठकर बोला, आप नहीं समझ सकते भाई, आपके पास दिल ही नहीं है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मेरे दिल ने कहा था कि यही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। भाई वो मेरी सच्ची मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करूंगा। इनफैक्ट मैंने सोच लिया है डैड के बर्थडे पार्टी के बाद मैं उनसे मेरा रिश्ता एकांशी के घर भेजने को कहूंगा। अयांश हंसते हुए बोला, अच्छी फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन जैसा हम सोचे वैसा ही हो ये जरूरी तो नहीं। आखिर क्या हुआ था नक्श के साथ? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।